विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसी राशि, तो अदिश राशि विद्युत धारा। और विद्युत धारा कैसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसा यूनिट, एम्पियर। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, तो एमीटर को मापता है विद्युत धारा। एमीटर का संकेत क्या है, तो ये हो गया एमीटर बीच में, प्लस माइनस एमीटर बीच में हो जाएगा। प्रवाह क्या होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है प्रवाह, और धन सिरा से ऋण सिरा की ओर होता है, धन सिरा से ऋण सिरा की ओर होता है। आवेश क्या होता है, जिसे चार्ज कहा जाता है। जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण दोनों क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। जब दो पदार्थों के रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, उसे चार्ज कहा जाता है। आवेश को सर्वप्रथम वो उत्पन्न किए थे किसने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आवेश को सर्वप्रथम उत्पन्न किया था थेल्स के द्वारा। थेल्स ने उत्पन्न किया था आवेश को। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। आवेशित वस्तु का ट्रिक क्या होता है, तो ये आवेशित जैसे धनात्मक, सबसे ज़्यादा रुई का होता है आवेशित, पॉजिटिव हो जाता है जब वो नीचे से ऊपर जाएंगे, और नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक हो जाता है। रोमो काका, रोमो काका, रेमाल, रोमो काका, एबोनाइट का छड़ में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक गुण होता है, ठीक ना। रबड़ में भी ऋणात्मक गुण, उसके बाद धागा, लकड़ी, मानव शरीर, रेशम के कपड़ा, कागज, कांच, मोम और रुई, ये सब क्या, तो सबसे ज़्यादा धनात्मक रुई में होता है, सबसे कम किस में होता है धनात्मक, तो एबोनाइट के छड़ में होता है, ठीक है। कांच और रेशम को आपस रगड़ने पर कांच क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, कांच पॉजिटिव। कांच में क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव होता है, लेकिन रेशम के कपड़ा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एबोनाइट का छड़ और रेशम के रगड़ने पर क्या हो जाता है, तो रेशम के छड़ क्या हो जाएगा, रेशम रगड़ने पर तो रेशम पॉजिटिव हो जाएगा, एबोनाइट के छड़ निगेटिव हो जाएगा। मानव शरीर और लकड़ी को रगड़ने पर मानव शरीर पॉजिटिव हो जाता है और लकड़ी निगेटिव हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। आवेश को किसके द्वारा, क्यू, स्मॉल क्यू के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। आवेश को ऐसे यूनिट कूलाम्ब होता है, और सीजीएस क्या हो जाता है, तो स्टेट कूलाम्ब कहा जाता है। आवेश का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो स्टेट कूलाम्ब, स्टेट कूलाम्ब हो जाता है आवेश का। एक कूलाम्ब बराबर कितना होता है, 3×10⁹ स्टेट कूलाम्ब होता है। एक कूलाम्ब बराबर कितना, 3×10⁹ स्टेट कूलाम्ब। एक इलेक्ट्रॉन आप पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव हो जाता है। यदि आवेश का मान 1 कूलाम्ब हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, आवेश के मान कितना, तो क्यू बराबर कितना, 1 कूलाम्ब है, तो इलेक्ट्रॉन के मान निकालना है, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन, और ई के मान कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, तो क्यू बराबर एन को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आवेशों की संख्या कितना आ जाएगा, तो 1 कूलाम्ब बटा 1.6 × 10⁻19 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6.25 कूलाम्ब हो जाएगा। एक कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 6.25। उसी प्रकार 5 कूलाम्ब आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वही फार्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर एन ई। तो एक कूलाम्ब आवेश में 6.25 18 कूलाम्ब होता है। एक कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6.25 × 10⁻18 कूलाम्ब, तो 5 से गुना कर देंगे, तो 6.25 × 10⁻18 में 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 31.25 × 10⁻18 कूलाम्ब आ जाएगा इसका। इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, तो इधर कूलाम्ब का नियम है और इधर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया।
दो आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दो आवेश के बीच लगने वाला बल है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कूलाम कहलाता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कूलाम कहलाता है। और दो पिंडों के बीच लगने वाले और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती गुरुत्वाकर्षण के नियम। इसमें गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कूलाम लॉ में क्या होता है तो दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम्स लॉ में। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है तो Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। और एफ क्या है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इससे डायरेक्ट क्या निकलेगा तो एफ बराबर क्या इंटू Q1 इंटू Q2/r²। उसी प्रकार एफ मास के क्या है समानुपाती तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 हो जाएगा। और इसका जो डिस्टेंस है तो इन्वर्सली हो जाता है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/r²। तो इसका एफ का मान कितना हो जाएगा तो एफ इक्वल टू जी m1 इंटू m2/r²। जी क्या है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी। के का ऐसे यूनिट तो के का कूलाम नियतांक कितना होगा तो एफ आर के स्क्वायर बट्टा Q1 इंटू Q2। कूलाम का नियतांक क्या होता है तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। अर्थात कूलाम का नियतांक क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम का नियतांक के का मान क्या होता है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर हो जाता है। कूलाम का नियतांक क्या होता है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर। कूलाम का नियतांक कितना होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ml3 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 होता है कूलाम का नियतांक। ml3 m0 L3 T इनवर्स 3 A इनवर्स हो जाएगा। m0 L3 T 3 A इनवर्स क्या हो जाएगा तो कूलाम नियतांक हो जाएगा। कूलाम नियतांक और इसका मान कितना होता है तो एप्सिलॉन का कितना हो जाएगा तो एप्सिलॉन माध्यम के परावैद्युतांक होता है और पाई ये कूलाम्स का नियम है ना। कूलाम्स का फार्मूला क्या होता है तो एफ है F r² बट्टा Q1 इंटू Q2 और इसका न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और कूलाम का नियतांक कितना होता है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और कूलाम का नियतांक कितना होता है तो ml3 T इनवर्स 3 A इनवर्स हो जाएगा। ये नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जी बराबर F r² m1 इंटू m2 और इसका हो जाता है गुरुत्वाकर्षण का ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg² होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg²। गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसे यूनिट क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg²। जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर होता है। जी का खोज कौन किया था तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण का क्या हो जाएगा तो डायमेंशन m इनवर्स L3 T इनवर्स 2 m इनवर्स L3 T इनवर्स 2 हो जाता है 2 हो जाएगा। 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर कूलाम क्या है तो ये नियतांक है क्या जी का कूलाम नियतांक। और एप्सिलॉन क्या होता है तो माध्यम का परावैद्युतांक होता है। हवा का परावैद्युतांक कितना होता है 1 होता है। लोहा का इन्फिनाइट होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा तो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। परावैद्युतांक ऐसा यूनिट कितना होता है तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है परावैद्युतांक का।
एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी लगने वाले बल क्या होंगे, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और दोनों का मान क्या कर दे दोगुना, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2Q1 और TQ2 हो जाएगा। तो दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 4 गुना हो जाएगा। आवेशों को दोगुना करेंगे तो उसके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि आवेशों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए तो उसके कितना हो जाएगा, तो आवेशों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए तो लगने वाला कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। दूरी कह रहा था दोगुना, तो 1/4 हो जाएगा। और ये क्या कर रहा था, तो आवेशों को दोगुना कर दिया और ये दूरी को दोगुना कर रहा है, तो 1/2 में चल जाएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए तथा दोनों के आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, दो आवेश के बीच की दूरी भी कर रहा है और उसका आवेश के भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मान क्या रहेगा, अपवर्तित रहेगा। दोनों चेंज हो रहा है, दूरी भी चेंज हो रहा है, आवेश भी चेंज हो रहा है, तो इसका मान कितना नो चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। आवेश ऋणात्मक होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव निगेटिव सिरा से पॉजिटिव सिरा तक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। एकांक धनावेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश से अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव के संकेत V होता है, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। विद्युत विभव के ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश होता है, जूल प्रति कूलम्ब यानी वोल्ट होता है। विद्युत विभव को ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, कार्य बटा आवेश यानी जूल प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत विभव के ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल प्रति कूलम्ब, और 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो जूल प्रति कूलम्ब। और इसका डायमेंशन क्या होता है विद्युत विभव के, तो ml² T⁻3 A इनवर्स हो जाएगा। ml² T⁻3 A इनवर्स, ml² T⁻3 A इनवर्स, ml² T⁻3 A इनवर्स होता है विद्युत विभव का डायमेंशन। विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो तीनों का सेम होगा वोल्ट। विद्युत विभव रहे या विभवांतर है या विद्युत वाहक बल रहे, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा। और एम्पियर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस दिया गया, तो विद्युत धारा को मापते हैं ए मीटर में, विद्युत धारा को ए मीटर में मापते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को विभव या विभवांतर और विद्युत वाहक बल को वोल्ट मीटर में मापते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो उच्च होता है। वोल्ट इसका स्केल वोल्ट होता है, इसका संकेत ये हो गया, ठीक है। और एम्पियर के ये आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फिनाइट हो जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फिनाइट। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, इसे धारा मापी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को धारा मापी कहते हैं या धारा की उपस्थिति को पता लगाते हैं, हम दिशा का भी पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर डिनोटेड किया जाता है कैपिटल G के द्वारा। और नोट में कहा गया है कि जब गैल्वेनोमीटर समांतर निम्न प्रतिरोध वाले तार जोड़ दिया जाता है तो ए मीटर की भांति कार्य करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शंट कहा जाता है। जब गैल्वेनोमीटर के समांतर निम्न प्रतिरोध वाले तार जोड़ दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर के समांतर निम्न प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया जाता है तो वह ए मीटर की भांति कार्य करेगा, और इस प्रक्रिया को शंट कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर निम्न प्रतिरोध वाले तार में जोड़ा जाता है तो ए मीटर की भांति कार्य करेगा, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो शंट कहते हैं।
समानांतर वाला गैल्वेनोमीटर के समानांतर जो होगा निम्न प्रतिरोध वाला तार में जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो शंट का निर्माण करेगा। ये देखो गैल्वेनोमीटर है जो निम्न प्रतिरोध वाले तार है और इसे जोड़ दिया जाता है गैल्वेनोमीटर में, तो ये क्या कहलाता है, शंटिंग कहलाता है। जब गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाले तार में जोड़ दिया जाता है तो वोल्ट मीटर के भांति कार्य करेगा। गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाले तार में जोड़ दिया जाता है तो वोल्ट मीटर, और समानांतर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो एमीटर, और गैल्वेनोमीटर को उच्च प्रतिरोध में जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर है उच्च प्रतिरोध वाला, ये बैटरी है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, ये आर और ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस हो गया। विद्युत धारा के विरोध करने वाला प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत धारा के जो विरोध करे उसे प्रतिरोध कहा जाता है। ओम का नियम, यदि सभी भौतिक अवस्था क्या रहे, नियत रहता है तो परिपथ में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाता है, और बी बराबर क्या होता है, आई आर, जहाँ आर क्या है तो नियतांक होता है जो प्रतिरोध होता है। जैसे वोल्ट दिया गया है 100 वोल्ट और करंट 5 एम्पियर है, तो इसका क्या निकालना है, आर यानी रेजिस्टेंस निकालना है। तो बी बराबर आई आर पुट कर देंगे तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2 रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है प्रतिरोध के कारण। भी बराबर आई आर, आई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है ना। आई भी बराबर क्या होता है, आई आर, तो आई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा, ये सही है। आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, ठीक है। यदि भी कांस्टेंट रहेगा तब। नेक्स्ट है ओम के नियम, तो ओम के नियम दो भागों में बांटे गए, एक ओमीय परिपथ में, एक अनओमीय परिपथ में। ओम के नियम में बी बराबर आई आर मानता है और सभी चालक क्या रहते हैं, धातु रहते हैं। और अनओमीय परिपथ में ओम के नियम नहीं मानता, ठीक ना। इसमें अर्धचालक, डायोड और ट्रायोड होता है। अर्धचालक, डायोड और ट्रायोड क्या है, तो अनओमीय परिपथ पर कार्य करता है। अर्धचालक, डायोड और ट्रायोड प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक होते हैं। तो चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने से प्रतिरोध क्या होती है, घटती है। चालक तार की लंबाई बढ़ने से क्या रहेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और घटने से प्रतिरोध घटेगा। चालक की तार की लंबाई, चालक की तार की मोटाई का क्षेत्रफल, चालक की तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा तथा मोटाई घटने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ये कैसे होगा, चालक तार की मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या रहेगा, तो घटेगा। ये सही है। इसका ये आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है जबकि तापमान घटने से प्रतिरोध घटता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान घटने से प्रतिरोध घटता है, पर तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा तथा तापमान घटने से प्रतिरोध भी घटेगा। तापमान पर डिपेंडेंट रहता है प्रतिरोध। चालक तार की प्रकृति क्या होता है, तो अलग अलग धातुओं पर तार का प्रतिरोध क्या रहता है, तो अलग अलग होता है। जो धातु होता है उसका कह रहा है कि चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम लोहा सबसे ज़्यादा विद्युत में सबसे अच्छा चालक तथा इनकी प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कम किसका हो जाएगा, तो चांदी का हो जाएगा, ठीक ना। उससे कम किसका, लोहा का। उल्टा साइन बना हुआ है। समीकरण और एक दो से मिलाने से क्या बनेगा, तो ये आर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RA/L हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिरोधकता का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर। तो ओम मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर।
प्रतिरोधकता की लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रतिरोधकता चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है एवं तापमान पर करता है। चालक की तार की प्रकृति तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता जो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रतिरोधकता चालक की तार और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता कह रहा है कि नोट में कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। यदि लंबाई 2 गुना तो इसका भी रेजिस्टेंस भी 2 गुना। यदि लंबाई 3 गुना तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा, और लंबाई 4 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल 1/4 कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। नोट करा कि यदि चालक तार को खींचकर x गुना बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो x² हो जाएगा। खींचकर बढ़ाएंगे तो x²। जैसे किसी चालक तार को 10 गुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध x² 100 गुना हो जाएगा। खींचकर चालक तार कितना? लंबाई 5 गुना, तो इसका कितना स्क्वायर हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर 25। 10 गुना खींचकर कर दे तो 100 हो जाएगा। 4 गुना करेगा तो 16 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध हमेशा किसका व्युत्क्रम होता है? चालकत्व का होता है। तो प्रतिरोध का इस यूनिट ओम होता है, और चालकत्व का 1/ओम यानी महो होता है, यानी ओम इनवर्स होता है। साइमन ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं। महो या ओम इनवर्स या 1/ओम, ये ऐसा यूनिट है। साइमन या सीमेन या ओम इनवर्स किसका है? तो चालकत्व का होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? चालकता। प्रतिरोधकता का इस यूनिट ओम मीटर। चालकता के 1/ओम यानी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स किसका हो जाता है? चालकता का। और महो इनवर्स कहते हैं चालकता को, या साइमन एम इनवर्स किसका हो जाता है? चालकता का। महो इनवर्स चालकता का ऐसे यूनिट है। साइमन एम इनवर्स किसका? चालकता का। प्रतिरोधों के संयोजन 2 क्रम में होता है, एक सीरीज में होता है, दूसरा पैरेलल में होता है। सीरीज और पैरेलल प्रतिरोध का संयोजन, ये श्रेणी क्रम हो गया, ये समांतर क्रम में हो गया। ठीक है, R1 हो गया, R2 R3 ये सीरीज में, और ये पैरेलल में दिया गया। समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा, और ये पैरेलल में 1/R1 + R2 + 1/R3 हो जाएगा। सीरीज में विद्युत धारा क्या होता है? समान होता है, जबकि समांतर में धारा क्या हो जाता है? बट जाता है। सीरीज में धारा क्या होता है? समान होता है, समांतर में बट जाता है। और सीरीज में विभवांतर असमान होता है, जबकि समानांतर में क्या होता है? तो विभवांतर समान होता है। ठीक ना, सीरीज में विभवांतर असमान होता है और समांतर में विभवांतर समान हो जाता है। इसमें प्रतिरोध इसके एक प्रतिरोध को हटा लेने पर धारा प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसमें एक भी प्रतिरोध को हटा लेंगे तो धारा प्रवाह बंद होगा, किसमें? श्रेणी में। और जबकि इसमें एक प्रतिरोध कहीं से हटा लेने पर धारा प्रवाह क्या रहेगा? जारी रहेगा समानांतर क्रम में। एक प्रतिरोध हटा देने से धारा प्रवाह नहीं रुकता, किसमें? तो समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में R3 का मान R सीरीज का मान N प्रतिरोध से अधिक होता है, और RS का मान अधिकतम से भी अधिकतम होता है। और समानांतर क्रम में R पैरेलल के N प्रतिरोधों के मान हमेशा छोटा होता है, और हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, और न्यूनतम से भी न्यूनतम होता है R पैरेलल के मान। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटी, धारिता। आवेश की धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसे डिनोटेड किया जाता है कैपिटल C के द्वारा। चालक में विभव को एकांक से बढ़ने की आवश्यक आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? तो धारिता कहते हैं। जो विभव को एकांक से बढ़ने के आवश्यक मात्रा को धारिता कहा जाता है। C बराबर क्या होता है? तो Q/V। Q क्या है? तो ये आवेश है, और V क्या है? तो वोल्ट है। धारिता का ऐसा यूनिट क्या है? तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, जो फैराडे में कहा जाता है। कूलाम प्रति वोल्ट को फैराडे कहा जाता है।
धारिता का व्यवहारिक दैनिक मात्रक क्या होता है? तो माइक्रो एफ होता है, माइक्रो फैराड होता है धारिता के व्यवहारिक मात्रक माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो फैराड वर्ग कितना होता है? तो 10⁻⁻6 फैराड होता है। 1 फैराड वर्ग कितना होता है? 96,500 कूलम होता है 1 फैराड वर्ग। और 1 माइक्रो फैराड वर्ग 10⁻6 फैराड होता है। धारिता क्या है? तो अदिश राशि है। और गोलाकार वस्तु की धारिता कितना होता है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। गोलाकार वस्तु की धारिता कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन आर हो जाता है। पृथ्वी की धारिता की गणना किया जाता है तो 711 म्यू एफ। पृथ्वी की धारिता की गणना कितनी है? तो 711 माइक्रो म्यू एफ होता है, 711 म्यू एफ। पृथ्वी की धारिता का व्यवहारिक मान कितना होता है? तो इन्फिनाइट होता है। व्यवहारिक मात्रा कितना होता है? तो इन्फिनाइट। नेक्स्ट है कैपेसिटर, जिसे संधारित कहा जाता है। तो आवेश के धारण करने वाले, जो आवेश को धारण करते हैं उसे कैपेसिटर कहते हैं, यानी संधारित कहते हैं। आवेश के जमा करके रखने वाले युक्ति को संधारित कहते हैं। जो आवेश को जमा रखती है कौन? कैपेसिटेंस या संधारित। इसका संकेत ये देखो, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल है। यह एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। संधारित होता है जो एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। संधारित का डायमेंशन क्या होता है? तो एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पर पावर 4 और ए पर पावर 2 हो जाएगा। एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पर पावर 4 और ए पर पावर 2 हो जाता है। एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पर पावर 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसके क्षेत्रफल में आयतन बिना परिवर्तन से धारिता की मात्रा क्या करती है? बढ़ा देती है। संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसके क्षेत्रफल एवं आयतन में बिना परिवर्तन किए धारिता की मात्रा क्या करती है? तो बढ़ा देती है। क्षेत्रफल एवं आयतन में बिना परिवर्तन किए बिना क्या करती है? धारिता की मात्रा को क्या करती है? बढ़ा देती है संधारित्र में। संधारित्र का संयोजन किया जाता है श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में भी कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता ये दिया गया तो CS ये श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक ना। श्रेणी क्रम में 1/T कैप्सिल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है श्रेणी क्रम में। समानांतर क्रम में क्या होता है? तो कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता अन्य से छोटा होता है। श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता अन्य से क्या होता है? छोटा होता है। और समानांतर क्रम में इसमें समतुल्य धारिता अन्य से क्या होता है? बड़ा होता है। समानांतर क्रम में समतुल्य धारिता अन्य से बड़ा होता है और समतुल्य धारिता छोटा किस में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। समतुल्य धारिता अन्य से छोटा श्रेणी क्रम में, बड़ा कहेगा तो समानांतर क्रम में हो जाएगा। इसमें विद्युत धारा समान होता है। किसमें? इसमें विद्युत धारा समान होता है, विभवांतर असमान होता है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या होते हैं? तो संधारित्र श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या होते हैं? तो समान होते हैं और विभवांतर असमान होते हैं। इसमें विद्युत धारा समान और विभवांतर क्या होते हैं? असमान होते हैं। इसमें एक संधारित्र को कहीं से हटा लेने पर धारा बंद हो जाता है। संधारित्र में को कहीं से हटा लेने पर क्या होता है? धारा बंद हो जाती है। और जो जो संधारित्र है जो समांतर क्रम में रहेगा उसमें विद्युत धारा असमान होता है, विभवांतर समान होता है। धारा असमान, विभवांतर समान होता है। और इसमें एक संधारित्र को कहीं से भी हटाने पर धारा प्रवाह किया रहता है, जारी रहता है समानांतर क्रम में। समानांतर प्लेट की धारिता को I से डिनोट करते हैं और इसके एप्सिलॉन A/D और क्या? तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D होता है और कैपेसिटेंस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया होता है। जब इसका D क्या है? तो डेंसिटी, कैपेसिटेंस D क्या है? तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी डिस्टेंस है। ठीक ना। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, संधारित्र घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा? तो बढ़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? C = एप्सिलॉन नॉट A/डिस्टेंस।
एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है कैपेसिटी का। समतुल प्रतिरोध इसका तो सबको जोड़ देंगे। समतुल प्रतिरोध संधारित्र में किया जाएगा तो सबके जोड़ देना है, ठीक ना। और श्रेणी क्रम करेगा तो बट्टा में कर देंगे, उलट जाता है इसमें। श्रेणी क्रम करेगा तो बट्टा में कर देंगे। ये समतुल प्रतिरोध है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, तो समानांतर है। समानांतर में जोड़ देना तो वो इधर से आ गया। और समतुल में कहेगा तो ये 1/, श्रेणी में कहेगा तो बट्टा में चल जाएगा तो 1/2 प्लस 1/9 हो जाएगा। ये सब क्या है, तो कैपेसिटेंस है। विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति वर्ग क्या होते हैं, कार्य बटा समय। पावर क्या है, तो अदिश राशि। पावर वर्ग क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल प्रति सेकेंड या वाट कहा जाता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट। ये 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट हो जाए। P बराबर WT और B बराबर W/Q से, और W बराबर क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। P बराबर W/Q, T के जगह पे Q लिख दिया है तो W बराबर क्या हो जाएगा, QV। P बराबर QVT होता है, P बराबर QVT। तो Q बराबर IT होता है और I बराबर क्या होता है, QIT हो जाए। P बराबर BI, ये ओम के नियम से, तो B बराबर IR, I बराबर क्या होता है, B/R हो जाएगा। तो पावर का 4 सूत्र, P बराबर WIT, P बराबर BI, P बराबर I²R, P बराबर I², P बराबर V²/R होगा। पावर बराबर क्या होता है, V²/R। पावर बराबर I² इंटू R। P बराबर BI, P बराबर WIT। जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहा जाता है। P बराबर BI, पावर को वोल्ट एम्पियर इनवर्स में होता है। तो पावर का 4 फार्मूला, P बराबर WIT, P बराबर BI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। P बराबर WIT, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²। ये 4 फार्मूला है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हीट बराबर क्या होता है, तो पावर इंटू टाइम। हीट बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। P बराबर WIT, तो WIT है ऊष्मा और कार्य का, दोनों का ऐसे यूनिट सेम होता है, ठीक ना। ऊष्मा का भी क्या होता है, जूल, और कार्य का भी ऐसे यूनिट जूल होता है। तो P बराबर BI, तो H बराबर क्या हुआ, तो BIT। P बराबर I²R, तो H बराबर I²T। और P बराबर V²/R, तो H बराबर क्या हो जाएगा, V²/R इंटू T हो जाएगा। ये जूल के नियम से हो जाता है। P बराबर BI, तो हीट बराबर क्या होता है, VIT। P बराबर I²R, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो I² इंटू T। P बराबर B², तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो B² इंटू T। इसमें T जुड़ जाएगा, हीट में T जोड़ देना है। ऊष्मा का ऐसे यूनिट क्या होता है, जूल होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना है, 1000 वाट होता है। और जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। 1 किलो वाट बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट बराबर कितना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 यूनिट बराबर कितना है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यूनिट संख्या PhD/1000, तो शक्ति गुने घंटा गुने दिन/1000 से 1 यूनिट निकालना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि 10 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 10 घंटा जलता है, तो 30 दिन में कुल कितना यूनिट का बिजली का उपयोग करेगा। तो 10 वाट का बल्ब, तो P बराबर क्या होता है, तो 1 यूनिट, तो 10 वाट के, और कितना 30 दिन तक है, और 10 घंटा जल रहा है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट निकलेगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव करें, तो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, प्रतिरोध। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो रेजिस्टेंस होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण आयरन या स्त्री होता है। जो आयरन में क्या रहता है, तो अभ्रक, नाइक्रोम,
अभ्रक और नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है आयरन इस्त्री में। विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक और ऊष्मा का सुचालक होता है। माइका क्या है तो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। और नाइक्रोम का प्रतिरोध क्या होता है तो अधिक होता है। हीटर में क्या रहता है तो चीनी मिट्टी प्लस नाइक्रोम के तार रहता है हीटर में। फ्यूज में क्या रहता है सीसा और टीन का मिक्सर रहता है, फ्यूज बनता है। इसका फ्यूज का प्रतिरोध उच्च रहता है, गलनांक निम्न। प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न रहता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न रहता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कितना 3500 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। और N2 प्लस अक्रिय गैस भरा जाता है विद्युत बल्ब में। टंगस्टन का गलनांक कितना 3500 डिग्री सेल्सियस इम्पोर्टेंट है। उपकरण दिया गया प्रतिरोध है, गलनांक है और बनावट। आयरन का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है आयरन का, और इसमें अभ्रक और नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। हीटर में प्रतिरोध उच्च होगा, गलनांक भी उच्च होगा। चीनी मिट्टी प्लस नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। बल्ब में प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, ये टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। फ्यूज में क्या रहता है प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, और इसका फ्यूज का टीन और सीसा से बनाया जाता है। सेल क्या है तो सेल के समूह को क्या कहते हैं बैटरी कहते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी शब्द का प्रयोग कौन किए थे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 ईस्वी में, तथा इसका आविष्कार एलोसांद्रो वोल्टा ने किया था 1799 में। बैटरी का आविष्कार 1799 में कौन किया था एलोसांद्रो वोल्टा। और शब्द दिया था बैटरी शब्द तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बैटरी क्या करती है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक्सचेंज करती है। सेल दो प्रकार के होते हैं, तो एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को सिंगल सेल कहा जाता है, सिंगल यूज के लिए, और द्वितीयक सेल को एक से अधिक बार उपयोग करने के लिए द्वितीयक सेल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया गया प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल के डिफरेंस। ये नोट, प्राथमिक सेल चार्जेबल नहीं होता है, जबकि द्वितीयक सेल क्या होते हैं तो रिचार्जेबल होते हैं, बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं द्वितीयक सेल को। नेक्स्ट पॉइंट करें, इसका उपयोग केवल एक बार होता है और इसका प्रयोग अनेक बार करते हैं द्वितीयक सेल को। प्राथमिक सेल क्या होते हैं तो अणु उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि द्वितीय सेल क्या होता है तो उत्क्रमित होता है, उत्क्रमणीय होता है। प्राथमिक सेल में कौन कौन आ जाएंगे तो बोल्टियर सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल। बोल्टियर, डेनियल, लेक्लांसे और शुष्क। बोल्टियर, डेनियल, लेक्लांसे, शुष्क सेल, ये सब क्या है तो प्राथमिक सेल है। बोल्टियर सेल, डेनियल सेल या लेक्लांसे सेल या शुष्क सेल, ये सब क्या है तो प्राथमिक सेल है। और लेड एसिड सेल क्या है तो द्वितीयक सेल है। लेड एसिड सेल, निकेल सेल, एडिशन सेल या लेड निकेल सेल, ये सब क्या है तो लेड और निकेल रहेगा, एडिशन सेल रहेगा, तो ये सब क्या है तो द्वितीयक सेल है। प्राथमिक सेल अणु उत्क्रमणीय होता है और जबकि द्वितीयक सेल उत्क्रमणीय होता है। प्राथमिक सेल में कौन कौन आ जाता है तो बोल्टियर, डेनियल, लेक्लांसे, शुष्क। इम्पोर्टेंट है जरा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी है। शुष्क सेल तथा सिल्वर ऑक्साइड सोल का विद्युत वाहक बल सर्वाधिक होता है। शुष्क सेल और तथा सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल किस सर्वाधिक होता है, दोनों का। शुष्क सेल या सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल क्या रहता है मैक्सिमम होता है। बोल्टियर सेल का विद्युत वाहक बल क्या रहता है तो बोल्टियर सेल में विद्युत वाहक बल न्यूनतम होता है। बोल्टियर सेल में विद्युत वाहक बल क्या रहता है तो न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है। यहाँ पे प्राथमिक सेल दिया गया, विद्युत अपघट दिया गया, एनोड, कैथोड, ईएमएफ और विद्युत वाहक बल दिया गया, उपयोग दिया गया। तो बोल्टियर सेल में विद्युत अपघट के रूप में किसका हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं।
वोल्टेज सेल में। और इसमें एनोड पर, एनोड मीन्स पॉजिटिव होता है, कैथोड मीन्स निगेटिव होता है। तो इस पर एनोड पर कॉपर रहता है और कैथोड पर जिंक रहता है वोल्टेज सेल में। एनोड पर कॉपर और कैथोड पर जिंक रहता है और इसका ईएमएफ कितना, तो 1.08 होता है। अब विधुर्वक के रूप में कार्य करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो विधुर्वक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोगशाला के उपकरण में स्थिर वोल्टेज में किया जाता है, वोल्टेज सेल को स्थिर वोल्टेज में। नेक्स्ट है डैनियल सेल। इसमें कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट के रूप में कार्य करता है डैनियल सेल में। और एनोड पर कॉपर रहता है और जिंक है जो कैथोड पर रहता है, जिंक कैथोड पर। और इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.1 होता है। और इसका विधुर्वक के रूप में कार्य करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वोल्टेज सेल के स्थान पर अब डैनियल सेल आ गया था। नेक्स्ट है लेक्लांसे सेल। इसमें अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर का प्रयोग किया जाता था लेक्लांसे सेल में। इसमें क्या रहता था, तो इसमें कार्बन यानी ग्रेफाइट एनोड पर रहता था, ठीक है, और जिंक कैथोड पर रहता था। लेक्लांसे में कार्बन यानी ग्रेफाइट एनोड पर और जिंक कैथोड पर रहता था। और इसका ईएमएफ कितना था, तो 1.46 से लेकर 1.5 के बीच में। और इसमें विधुर्वक के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग करते थे। और इसमें रुक रुक कर वोल्टेज टेलीफोन में दिया जाता था, रुक रुक कर। नेक्स्ट है शुष्क सेल। इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट में। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता था किसमें, शुष्क सेल में। और इसमें भी ग्रेफाइट एनोड पर रहता है। लेक्लांसे हो गया, शुष्क सेल में क्या रहता है, एनोड पर ग्रेफाइट और कैथोड पर जिंक रहता था। और इसका ईएमएफ कितना, 1.5 है। और इसमें भी विधुर्वक के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड। और टीवी रिमोट, टॉर्च में, दीवार घड़ी में, बच्चा खिलौना में क्या रहता है, तो ये सब में रहता था शुष्क सेल रहता था। नेक्स्ट है मरकरी सेल। इसमें विद्युत अपघट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ठीक है, KOH का प्रयोग किया जाते थे विद्युत अपघट में। और इसमें स्टेनलेस एनोड पर स्टेनलेस स्टील रहता था और कैथोड पर जिंक रहता था। स्टेनलेस स्टील कहाँ पे, एनोड पर, कैथोड पर जिंक। इसका रेंज 1.35 से लेकर 1.4 था। और इसका विधुर्वक के रूप में HGO प्रयोग करते थे जो छोटा बैटरी के रूप में कलाई घड़ी में, कैलकुलेटर में प्रयोग किया जाता है मरकरी सेल का। नेक्स्ट है सिल्वर ऑक्साइड सेल। इसमें पोटेशियम ऑक्साइड रहता था और इसमें भी एनोड पर स्टेनलेस स्टील और कैथोड पर जिंक रहता था। और इसका ईएमएफ 1.5 था AGO द्वारा। यह डिवाइस उपकरण में स्मार्ट वॉच में किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो स्मार्ट वॉच में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड यानी छड़। इलेक्ट्रोड में क्या होता है, तो एक पॉजिटिव को एनोड होता है, कैथोड को निगेटिव होता है। एनोड को धनोड कहा गया, कैथोड को ऋणोड कहा गया। इलेक्ट्रोड को जो सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है वह एनोड कहलाता है। धन ध्रुव से जो जोड़ा जाएगा वो एनोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड का जो सिरा जो बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड का जो सिरा जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे ऋणोड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे करंट हो गया, तो AC करंट, ये DC करंट। AC करंट में प्रतिवर्ती धारा और DC करंट में दिष्ट धारा होता है। AC करंट में क्या रहता है, परिणाम बदलते रहता है, दिशा बदलते रहेगा, परिणाम बदलेगा दिशा भी बदलेगा। जबकि DC करंट में परिणाम नहीं बदलेगा, ना ही दिशा बदलता है DC करंट में। AC को दूर तक भेजा जाता है, AC को दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि DC करंट को दूर तक नहीं भेजा जा सकता। AC करंट को घरेलू उद्योग या ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है और इसे DC करंट को बैटरी में किया जाता है। बैटरी चार्ज में AC करंट का प्रयोग नहीं करते हैं। विद्युत लेपन में AC करंट का उपयोग नहीं करते हैं। बैटरी चार्ज, विद्युत लेपन में भी AC करंट का है। AC करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। और अब इसका आवृत्ति कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है DC करंट का। और ट्रांसफर AC पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर, AC पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर DC पर कार्य नहीं करता, ठीक है। AC को DC बदलते कौन, तो रेक्टिफायर है जो AC को DC में बदलता है। AC को जमा नहीं किया जा सकता जबकि DC को जमा किया जा सकता है। और DC को AC में कौन बदलता है, इन्वर्टर। DC को AC में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। सेटअप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका 12 वोल्ट और 220 वोल्ट, इसमें 220 वोल्ट इधर रहता है और 12 वोल्ट उधर रहेगा। और NP नंबर ऑफ पैरेलल ग्रेटर देन NS होगा, जो फेरों वाले फेरा पहले और फेरा बाद वोल्टेज बढ़ाते। सेटअप ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता है। सेटअप ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को क्या करता है, घटाता है। स्टेटअप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को क्या करता है, घटाता है। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू कितना होता है, NS/NP बराबर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ाता है, करंट को घटाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है। फेरा पहले फेरा बाद। यहाँ पे देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में तो फेरा पहले बड़ा होगा और फेरा बाद छोटा हो जाएगा, ठीक ना। तो NP ग्रेटर देन NS से होता है। इसमें क्या करता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज को घटाएगा, करंट को बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करेगा, करंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू कितना होता है, तो NS/NP 1 से क्या होता है, कम होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 1 से ज़्यादा होगा और स्टेप डाउन में 1 से कम होगा। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो AC पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। इसका खोज कौन किए थे ट्रांसफार्मर के, तो माइकल फैराडे ने किए थे। और DC पर नहीं कार्य नहीं करता है। कार्य वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना है, ट्रांसफार्मर का कार्य है। इस ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या करता है, तो अनन्योन प्रेरण या स्व प्रेरण करता है, जो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। अनन्योन प्रेरण या स्व प्रेरण किस पर आधारित है, तो फैराडे के नियम पर। प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है ट्रांसफार्मर में। विद्युत धारा का चुंबकीय भावर धारा ट्रांसफार्मर को क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता है। भावर धारा ट्रांसफार्मर को क्या करता है, तो क्षति करता है। ट्रांसफार्मर का कुंडली कॉपर का बना होता है, किसका, कॉपर का कुंडली बना होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहा या सिलिकॉन का बना होता है, जो इसका कोर होता है किसका बना होता है, लोहा और सिलिकॉन का बना होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कौन खोजा था, तो माइकल फैराडे ने। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कौन खोजे थे, तो माइकल फैराडे। जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने घटक में टूट जाती है, जिसके कारण विलयन से होकर धारा प्रवाह होने लगती है। इस विद्युत धारा को रासायनिक प्रवाह कहते हैं। जब किसी अम्लीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपने घटक में क्या होती है, तो टूट जाती है, जिसके कारण विलयन से होकर धारा प्रवाह होने लगती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। ये विद्युत घट है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और इसमें आयन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, और ये अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है। जिस प्लेट को चढ़ाना है उसे एनोड बनाया जाता है, और जिस पर चढ़ाया जाएगा वो कैथोड बनाया जाता है ट्रांसफार्मर में। जिस प्लेट पर चढ़ाएंगे वो एनोड बनाएंगे और जिस पर चढ़ाया जाएगा कैथोड बनाएंगे। जैसे जस्तीकरण में जिंक एनोड हो जाता है और लोहा कैथोड हो जाता है। जस्तीकरण में जिंक क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है, लोहा क्या हो जाता है, कैथोड होते हैं। विद्युत अपघट जिसमें विद्युत प्रवाह हो, जिसमें क्या हो, विद्युत अम्ल क्षार लवण विद्युत प्रवाह होते हैं, तो अम्ल क्षार लवण होते हैं विद्युत अपघट में। विद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होते हैं। विद्युत अपघट में विद्युत प्रवाह नहीं होगा, इसमें क्या रहते हैं, तो शुद्ध जल रहेंगे और मिथाइल अल्कोहल या क्या रहेगा, तो चीनी ग्लूकोज C6H12O6। तो इसमें विद्युत अपघट में क्या रहते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। विलयन के तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगा। विलयन के आयन का तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, और चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन दिया था, तो ऑर्स्टेड के द्वारा दिया गया था। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव
पहला है मैक्सवेल का नियम। तो किसी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ें, दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार अंगूठा की धारा की दिशा देगा, अंगूठा धारा की दिशा को दिखाएगा और हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। तो मैक्सवेल के नियम में कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा और अंगुली किसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है मैक्सवेल के नियम में, और इस नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है। मैक्सवेल के नियम से किसका दिशा पता चलती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चलती है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी क्या रहता है? तो तर्जनी मध्यमा कहते हैं बीच वाला जो धारा, और तर्जनी ठोडी को बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र और बल क्या करता है? तो अंगूठा। तो ये फ्लेमिंग के बाएं नाम। इसमें निकालते हैं बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे को लंबवत फैलाया जाता है, और तर्जनी क्या करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा को उत्पन्न बल की दिशा दिखाएगा। इस नियम से उत्पन्न बल की दिशा का पता चलता है। जो अंगूठा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या पता चलता है? तो बल की दिशा का पता लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा का पता चलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लेमिंग का नेक्स्ट है दायां हाथ का नियम, जिसमें जनरेटर पर आधारित है। तर्जनी में क्या रहता है? चुंबकीय क्षेत्र। बल किसमें? अंगूठा में होता है। मध्यमा किसमें होता है? धारा में होता है, दायां में। और यह दायां हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठा के परस्पर लंबवत फैलाया जाता है। अंगूठा चालक के बल तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाते हैं, जो मध्यमा को उत्पन्न धारा को बतलाएगी। इस नियम से उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को पता लगाया जाता है। दायां से क्या पता लगाता है? तो प्रेरित विद्युत धारा का दिशा लगती है। प्रेरित विद्युत धारा का दिशा दाएं हाथ के नियम से पता चलता है। इम्पॉर्टेंट है जरा ये भी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित यंत्र विद्युत मोटर हो गया, पंखा हो गया, जनरेटर हो गया, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और विद्युत घंटी, ये सब क्या है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित रहता है। और यहाँ पे दिया गया है विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में डिफरेंस दिया गया। तो विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मोटर को क्या करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। विद्युत मोटर है जो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम पर आधारित होता है, और विद्युत जनरेटर किस पर आधारित होता है? तो दाएं हस्त के नियम पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पर और मोटर बाएं हाथ। विद्युत चुंबक प्लस धारा क्या करता है? तो उत्पन्न करता है बल को। विद्युत चुंबक और धारा मिल जाएगा तो उत्पन्न करेगा बल को, और विद्युत चुंबक प्लस बल मिलेगा तो विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबक प्लस धारा मिलकर उत्पन्न बल बनाएगा, लेकिन विद्युत चुंबक और बल मिलकर क्या बनाएगा? तो विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा। पंखा, मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब विद्युत मोटर पर कार्य करती है। जबकि जनरेटर है जो एसी जनरेटर जो कार्बन का पूर्ण विलय होता है, और डीसी जनरेटर में कार्बन का अपूर्ण विलय होता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है? तो कार्बन का अपूर्ण विलय होता है, और एसी में कार्बन का पूर्ण विलय होता है। तार इसमें दिया गया है, तो तार गर्म तार या जिंदा तार या फेज तार होता है। इसमें ठंडा तार होता है, अर्थिंग या भू संपर्क तार, अर्थ वायर का। गर्म तार, जिंदा तार या फैल तार, इसमें लाल, पीला, नीला होता है। इसमें लाल, पीला, नीला होता है। ठंडा तार में काला होता है, और अर्थिंग भू में हरा होता है। अर्थिंग वायर में कौन सा कलर होता है? हरा, और न्यूट्रल में काला होता है। ठीक ना, अर्थिंग में हरा और न्यूट्रल में काला होता है। विद्युत भार। विद्युत भार दो प्रकार के होते हैं, एक लघुपतन, दूसरा अतिभारण। यानी ओवरलोड को अतिभारण कहा जाता है, और लघुपतन को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तार का कवर नष्ट हो जाने के कारण आपस में संपर्क होने पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तार का कवर नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। इसका लघुपतन में क्या हो जाता है? प्रतिरोध शून्य हो जाता है। विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा? घटेगा। तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध शून्य, विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटेगा। प्रतिरोध शून्य, विद्युत धारा बढ़ जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा? घटेगा। जबकि अति भारण में, ओवरलोडिंग में क्या होता है? तो प्रतिरोध घट जाएगा, धारा बढ़ जाएगा, वोल्टेज भी घट जाएगा।
तो अति भारण में क्या होता है, प्रतिरोध घट जाएगा, धारा बढ़ जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। जो अज्ञात प्रतिरोध को क्या करता है, पता लगाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें कुल 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध है तथा 1 अज्ञात प्रतिरोध होते हैं। इसमें कुल कितने प्रतिरोध, 4। इसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध और 1 क्या होते हैं, अज्ञात प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, तो ये शर्त है, इसका ये वाला बराबर होते बटन हो जाएगा। नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के नियम, इसमें प्रथम नियम जो धारा का नियम कहलाता है, द्वितीय नियम वोल्टता के नियम पर आधारित रहता है। ठीक है ना, किरचॉफ्स का 2 नियम, एक प्रथम नियम है जो धारा का नियम कहा जाता है और द्वितीय नियम को वोल्टता के नियम कहा जाता है, या जंक्शन के नियम कहा जाता है प्रथम नियम को, संधि के नियम कहा जाता है प्रथम नियम को, आवेश के संरक्षण दिखाता है कौन, प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या है, तो बंद लूप का नियम होता है, पास का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। किरचॉफ्स का द्वितीय नियम किसका दिखाता है, तो ऊर्जा को संरक्षण के, और जबकि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत प्रथम नियम, ऊर्जा का संरक्षण द्वितीय, किरचॉफ्स का द्वितीय नियम, और आवेश का संरक्षण प्रथम नियम। इस नियम से संधि पर अर्थात जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का मान शून्य होता है, अर्थात आने वाली धाराओं बराबर हो जाने वाली धारा होती है। तो इस पर क्या होता है, जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा की हो जाती है। ठीक है ना, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर हो जाती है किरचॉफ्स के प्रथम नियम में। और इस नियम के अर्थात द्वितीय नियम का, लेंज का नियम भी ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। किसी बंद लूप धारा एवं इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग उसमें उपस्थित बैटरी के विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होते हैं। किसी बंद लूप धारा एवं इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग की उपस्थिति में बैटरी के विद्युत वाहक बल के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो एप्सिलॉन आई आर बराबर क्या हो जाता है, तो एप्सिलॉन ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन आई आर बराबर हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन ईएमएफ के बराबर होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर, लेंज भी क्या रहता है, तो ऊर्जा संरक्षण पर, और किरचॉफ्स का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। किरचॉफ्स का दूसरा लॉ और ऊष्मा गति और लेंज का नियम तीनों क्या ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। ये वर्ण दिया गया है, तो इसका अंक, ये ब्लैक है तो इसका क्या है, ये वर्ण है, वर्ण अंक है, गुणांक है, और ये टॉलरेंस दिया गया। तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, काला वर्ण हो जाएगा, और इसका अंक ए बी कितना 0, और इसका गुणांक कितना 10⁻0, तो इसका टॉलरेंस नहीं होगा। और ब्राउन का कितना इसका 1 होता है, तो इसका 10⁻1 हो जाता है। लाल का कितना अंक हो जाएगा 2, तो इसका 10⁻2 हो जाएगा। नारंगी के तो कितना हो जाएगा, तो 10⁻3। पीला का 10⁻4 हो जाएगा। हरा का कितना 10⁻5, और नीला का कितना 10⁻6 हो जाता है। बैगनी का कितना तो 7, तो इसका 10⁻7 हो जाएगा। स्लेटी का 10�8 हो जाएगा। सफ़ेद का 10�9 हो जाएगा। और सुनहरा का 10⁻1 है, इसका टॉलरेंस ±5% होता है। सुनहरा का 10⁻1, और इसका टॉलरेंस कितना 5%। रजत का 10⁻2, इसका टॉलरेंस कितना ±10%। और कोई ना कलर को 10⁻³ होता है, इसका टॉलरेंस ±20% होता है। टॉलरेंस कार्बन प्रतिरोध का बर्न कोड निकालने के लिए क्या होता है, तो बर्न कोड निकालना है कार्बन प्रतिरोध का, तो AB/C ओम प्लस परसेंटेज, परसेंट क्या है टॉलरेंस, ए क्या है अंक हो गया, बी क्या है अंक हो गया, सी क्या है तो कोफिशिएंट हो गया। ओम तो दिया रहता है, और परसेंट क्या है टॉलरेंस है। जैसे लाल नीला पीला दिया हुआ है, ये सुनहरा क्या है तो टॉलरेंस है, तो इसका प्रतिरोध निकालना है, तो AB
ए बी गुना सी, तो सी कितना है इसका, सी 10⁶ माइक्रो, टॉलरेंस कितना 5%, तो टॉलरेंस इसी तरह निकलेगा। आज चुंबक अब कल पढ़ना। मैग्नेटिक अभी केस 5 पे जाता अभी।